हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का आपके इस प्यारे से चैनल पर वेलकम है। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का 4th पार्ट। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले 3 पार्ट को अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सेकेंड पार्ट में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, और थर्ड पार्ट में हमने डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्या बता रहा है इस बारे में। देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है। तो एनसीईआरटी देखिए इस बारे में क्या बता रहा है। क्लासिफिकेशन इज़ नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। अब जाहिर सी बात है यार, जो आपका क्लासिफिकेशन होता है ना, वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता। हमने पिछली वीडियोज़ में बात किया था कि जो आपका क्लासिफिकेशन होता है ना, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, आपके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को एज ए क्राइटेरिया दिया जाता है, और उसके हेल्प से क्या होता है, यहाँ पे कुछ ग्रुप्स बनते हैं जिसमें जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको रखा जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब इतना ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ठीक है, तो उसमें सिंगल स्टेप तो बिल्कुल ही नहीं होना, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स। देखो, हायरार्की थोड़ा आपके लिए एक नया वर्ड होगा, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि हायरार्की का मतलब क्या बोल रहा है। बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारा होता है, मेनी होता है। आप सिंपल भाषा में इसे लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक और कैटेगरी। अब देखो, जब आपका क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, एक बहुत बड़ा आपका स्टेप है ना, बहुत बड़ा आपका एक कुछ अजीब सा एक सिस्टम है। तो उसके अंदर क्या है, बहुत सारे क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं, और हर स्टेप जो होता है ना, वो आपका क्या होता है, एक रैंक को या फिर एक कैटेगरी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसी को थोड़ा हम ध्यान से देखते हैं क्या बताने की कोशिश कर रहा है। देखो, मान लो आपके पास क्या है, एक आपका बहुत बड़ा क्या है, आप घर है, ठीक है। तो ये घर आप सपोज कर लो क्या है, ये आपका क्लासिफिकेशन है। क्या है आपका, ये क्लासिफिकेशन होता है। तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है, बहुत छोटे छोटे रूम्स होंगे ना, बहुत सारे रूम्स होंगे। तो इसमें जो आपका एक रूम है ना, ये आपका एक रैंक को या फिर एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और आपका जो क्लासिफिकेशन होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं, और उन स्टेप्स को ही हम क्या बोलते हैं, कैटेगरीज बोल देते हैं, रैंक बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, लेकिन हम पहले थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, आगे पढ़ने में। तो देखिए, इस चीज़ को हम वापस से भी रिकैप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो आपका क्लासिफिकेशन होता है वो सिंगल स्टेप बिल्कुल नहीं होता, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और हर स्टेप जो होता है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एक रैंक को या फिर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर हाईलाइट भी कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, आपका क्लासिफिकेशन जो होता है वो क्या करता है, इन्वॉल्व करता है हायरार्की ऑफ स्टेप्स को, और जो आपका हर स्टेप होता है ना, वो एक रैंक को या फिर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात एनसीईआरटी क्या बोल रही है, यहाँ पर हम देखते हैं, सिंस द कैटेगरी इज़ ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट। देखिए, इस बात का मतलब क्या समझते हैं। यहाँ पर आपका ये बता रहा है कि जैसा आपका कैटेगरी होता है ना, या फिर आपका जो रैंक होता है, वो आपके पूरे जो टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट होता है ना, उसका एक पार्ट होता है। जैसे हम आपको एग्जांपल दिया था, घर में जो बहुत सारे कमरे होते हैं ना, तो कमरा आपका रैंक हो गया, और जो पूरा आपका ये घर है वो क्या हुआ, क्लासिफिकेशन हो गया। तो जो आपका ये कमरा होता है ना, जो आपका ये कमरा होता है, वो आपका एक क्या होता है, कैटेगरी होता है। और जो कैटेगरी होता है, रैंक होता है, वो पूरे क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक छोटा सा क्या होता है, पार्ट होता है, एक पार्ट होता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर एनसीईआरटी ने बताया हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एंड इट इज़ कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। देखो, थोड़ा कन्फ्यूज नहीं होना। जो हमारा एक रूम है ना, उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और जो हमारा पूरा घर है उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बोलते हैं। इसको हम वापस से आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए क्या है, आपके पास एक ट्रेन है, आपने एक ट्रेन देखा, ठीक है, ट्रेन है। तो ट्रेन में क्या आपका क्लासिफिकेशन है, मान लो आप ट्रेन क्या आपकी एक क्लासिफिकेशन है, क्या है, क्लासिफिकेशन। इसमें बहुत सारे क्या है, स्टेप्स होंगे। तो स्टेप्स आपके यहाँ पर क्या है, स्टेप्स आपके यहाँ पर जो बहुत सारे उसके डिब्बे होते हैं ना, वो आपके क्या होगा, स्टेप्स हो गए, आपके कुछ रैंक को डिनोट करते हैं। तो जो आपका ये एक रूम है ना, जो आपका एक ये डिब्बा होता है, ये आपका होता है टैक्सोनॉमिक, क्या होता है आपका एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होता है। क्या होता है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होता है।
और जो आपके पूरे डिब्बे मिल के जो बनते हैं ना, इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या बोलते हैं, इस पूरे जो आपका सिस्टम बन रहा है ना, इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इस चीज़ को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा क्लियर करेंगे कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सोनॉमिक हायरार्की में क्या अंतर होता है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे, बट यार थोड़ा समझना है इस चीज़ को हमको ना। तो आप लोग 10th से 11th में आए हो तो थोड़ी नई चीज़ें मिलेंगी, बट जो लोग आगे की क्लास में उन्हें दिक्कतें नहीं हो रही होंगी, इसलिए मैं बिल्कुल ही बेसिक से बता रहा हूँ, एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि बिल्कुल ही आपको समझ में आ जाए चीज़ें। और अगर आपको चीज़ें आ रही हैं तो आप प्लेबैक स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, हमें कोई भी चीज़ों को अच्छे से समझ में आना चाहिए, प्लेबैक स्पीड कम रहे या फिर ज़्यादा रहे। नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी क्या बता रहा है। तो आपका ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सोनॉमिक हायरार्की वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो एक स्टेप होता है ना, वो आपका टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी होता है। जो पूरा आपका अरेंजमेंट होता है वो होता है आपका टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो आइए इस चीज़ को हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें और भी अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक है, और भी हमें अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि जो आपका स्टेप होता है, जो आपका क्या होता है, स्टेप होता है, कैटेगरी होता है, रैंक होता है, वो आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो आपका सारी कैटेगरीज मिल जाती हैं, जो आपकी सारी कैटेगरीज साथ में हो जाती हैं, तो वो क्या कंस्टिट्यूट करती हैं, वो क्या कंस्टिट्यूट करती हैं, तो वो लोग कंस्टिट्यूट करती हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात क्या बोल रही है एनसीईआरटी, ईच कैटेगरी रेफर्ड एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जाहिर सी बात यार, अगर कोई क्लासिफिकेशन हो रहा है, अगर कोई एक ट्रेन है, तो जो ट्रेन का डिब्बा होता है ना भाई, उसका क्या होता है, यूनिट होता है। क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, तो वही चीज़ एनसीईआरटी यहाँ पर बोल रहा है कि जो आपका कैटेगरी होता है ना, वो क्या होता है, यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का। इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक एंड इज कॉमनली नोन एज टैक्सॉन। इस चीज़ के बारे में हम लोग पिछली वीडियोज़ में बात किया था कि जो आपका टैक्सॉन होता है ना, जो आपका टैक्सॉन होता है, वो कैटेगरी को या फिर एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है किसी भी लेवल पर। कहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, किसी भी लेवल पर रिप्रेजेंट करता है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो कि किस चीज़ के बारे में एनसीईआरटी में ये बताना चाह रहा है। ठीक है, तो आपका क्या बता रहा है कि जो आपका कैटेगरी होता है ना, जो आपका कैटेगरी होता है वो क्या होता है, यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का, और वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रैंक को रिप्रेजेंट करता है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं आपका टैक्सॉन। तो बिल्कुल ही भी हमें यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी क्या बता रहा है। नेक्स्ट एनसीईआरटी बता रहा है आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। यानी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का एक बहुत अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी बता रहा है। आइए उसे हम देखते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा हम पहले सेट कर लेते हैं ताकि हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाएँ। आज स्लाइड हमारी थोड़ी फिसल रही है, बट कोई नहीं, हम लोग सारी चीज़ों को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपका जो एग्जांपल दिया हुआ है वो किसका है, इंसेक्ट का है। तो इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग ए कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स। देखो, इस चीज़ के बारे में हम लोग जो आपका आगे आने वाला चैप्टर्स है ना, जो कि हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में, कि जो आपके आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स होते हैं ना, उनके पास क्या होता है, जॉइंट अपेंडेजेस होता है। थोड़ा सा आप यहाँ पर जान लीजिए, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा परेशान नहीं होना अगर आपको ये बातें थोड़ी समझ में ना आए तो। बट मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ समझाने का कि जो आपका इंसेक्ट होता है ना, इंसेक्ट के पास क्या होता है, 3 पेयर होता है ज्वाइंट लेग्स का। ठीक है, आपका कितना होता है, 3 पेयर होता है ज्वाइंट लेग्स। जैसे आपका काकरोच होता है ना, तो उसके बॉडी के 3 जगह से 2-2 पैर निकले होते हैं, समझ रहे हो। एक होता है आपका प्रोथोरैक्स, फिर एक आपका होता है मेटाथोरैक्स, फिर एक आपका होता है मीजोथोरैक्स। तो तीनों जगह से आपके 2-2 पैर निकले होते हैं। तो आपके कितने होते हैं, आपके 3 पेयर हो जाते हैं, समझ रहे हो, आपके 6 पैर होते हैं। तो जितने भी आपके इंसेक्ट होते हैं ना, काकरोच आपका क्लास इंसेक्टा से ही बिलोंग करता है। तो उसमें क्या होता है ना, 3 पेयर होते हैं ज्वाइंट लेग्स के। तो वही चीज़ आपको एनसीईआरटी यहाँ पर बता रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसको इरेज करके आगे क्या बता रहा है। तो आगे आपका बता रहा है, इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासीफाइड एंड दस वी गिवन ए रैंक और कैटेगरी। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है कि जो आपका इंसेक्ट होता है ना, उसको एक कैटेगरी या फिर रैंक दिया गया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या आप और भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बता सकते हो, आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है, रिमेंबर ग्रुप जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को।
ये बात थोड़ी हम ध्यान रखेंगे, जो आपका ग्रुप होता है, जो आपका ग्रुप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो आपको कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। कैटेगरी जो होता है वो डेनोट करता है किसको, रैंक को। किसको डेनोट करता है, रैंक को डेनोट करता है, ठीक है। फिर अगली बात क्या बताया हुआ है, अगली बात क्या बताया हुआ है इसको देखते हैं। ईच रैंक या फिर टैक्सॉन, रैंक को ही टैक्सॉन बोल रहा है, इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। दीज टैक्सोनॉमिकल ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेरली मार्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। बहुत कॉम्प्लेक्स लाइन है, लेकिन इसको हम आइए बहुत सिंपल ढंग से समझते हैं। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ग्रुप होता है, जो आपका क्या होता है, ग्रुप होता है, वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। इसको पहले आइए हम लिख लेते हैं। जो आपका ग्रुप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, वो आपका रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को। किसको करता है, कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर समझ लिए। अब देखते हैं एनसीईआरटी अगली क्या बात बताई है। तो अगली बात एनसीईआरटी यहाँ पर ये बता रही है कि जो आपका कैटेगरी होता है, जो आपका क्या होता है, जो आपका कैटेगरी होता है वो किसको डेनोट करता है, वो आपका रैंक को डेनोट करता है। जो आपका कैटेगरी होता है वो किसको डोनेट करता है, वो आपका रैंक को डोनेट करता है। इस चीज़ को हम लिख लेते हैं। जो आपका कैटेगरी होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो आपका रिप्रेजेंट करता है, डेनोट करता है किसको, रैंक को। और एनसीईआरटी ने रैंक को ही क्या बोला है, एनसीईआरटी ने रैंक को ही क्या बोला है, तो टैक्सॉन, ठीक है। इस चीज़ को भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि आपका चाहे रैंक हो या फिर आपका टैक्सॉन हो, वो बात एक ही होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि जो आपका ग्रुप होता है वो किसको डेनोट करता है, वो आपका डेनोट करता है कैटेगरी को। जो आपका कैटेगरी होता है वो किसको डोनेट करता है, वो रैंक को या फिर टैक्सॉन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या बता रहा है। तो अगली बात एनसीईआरटी ने बताई है कि चाहे आपका रैंक जो होता है, जो आपका टैक्सॉन होता है, वो क्या होता है, वो आपका होता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या होता है, वो आपका होता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या होता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हमने बिल्कुल अच्छे से मार्क कर लिया है। तो आपको जितनी भी कन्फ्यूज़न हो रही होगी इस पैराग्राफ के अंदर, वो सारी आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, आई होप। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप इस चीज़ को एक बार वापस से देख लीजिएगा। ग्रुप जो होता है वो किसको डोनेट करता है, वो कैटेगरी को। कैटेगरी जो होता है रैंक या फिर टैक्सॉन को। जो आपका कैटेगरी जो आपका डेनोट करता है रैंक टैक्सॉन को, वही क्या होता है, वही आपका होता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या होता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी सेकंड पैराग्राफ में क्या बता रहा है। टैक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज। यहाँ पर एनसीईआरटी आपको ये बोल रहा है कि जब टैक्सोनॉमी की स्टडी की गई, ठीक है, सारे जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी, तो आपको क्या मिला, आपको कुछ कैटेगरीज मिली। कैटेगरीज का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। वापस इस चीज़ को बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब आपका टैक्सोनॉमी का स्टडी किया गया, जितने भी आपके नॉन ऑर्गेनिज्म थे, तो आपका क्या हुआ, कुछ कैटेगरीज़ का डेवलपमेंट हुआ। क्या हुआ, कुछ कैटेगरीज़ का डेवलपमेंट हुआ। बिल्कुल सीधी सी बात है यार, जब टैक्सोनॉमी की स्टडी होगी तो हमें और भी नई नई चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या नई चीज़ें मिली, यहाँ पर आपको कुछ कैटेगरीज़ की जानकारियाँ मिली, कुछ कैटेगरीज से क्या हुआ, डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, जब आपने ऑर्गेनिज्म का टैक्सोनॉमी पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बता रहा है कि कौन कौन सी आपकी टैक्सोनॉमी कैटेगरीज हैं। तो इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि हमें आगे चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है। इस चीज़ को हम वापस से थोड़ा हाईलाइट भी कर लेते हैं, ठीक है, जो चीज़ें हमें यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो क्या बोल रहा है नेक्स्ट एनसीईआरटी की जो आपका कुछ कैटेगरीज होती हैं वो कौन सी होती हैं, किंगडम होती हैं, फाइलम और डिवीज़न, जिसको आपको यूज़ करते हो प्लांट के लिए, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ये सारी क्या होती हैं, यहाँ पे कुछ कैटेगरीज होती हैं। ये कैटेगरीज कैसे आई, ये कैटेगरीज का जो डेवलपमेंट हुआ कैसे हुआ, जब हमने टैक्सोनॉमिकल स्टडी किया डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, जितने भी आपके नॉन ऑर्गेनिज्म हैं उनका जब टैक्सोनॉमिकल स्टडी हुआ तो आपको क्या मिला, आपको कुछ कैटेगरीज मिला। वो कैटेगरीज कौन सी थी, किंगडम थी, फाइलम थी, डिवीज़न जो आप प्लांट के लिए यूज़ करते हो। इसको हम लिख भी लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं, ताकि हमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। पहले हम रीड कर लेते हैं कि एनसीईआरटी आगे क्या बता रहा है, ठीक है, इसको इरेज करके। तो नेक्स्ट आपका बता रहा है इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा है कि जो आपका टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज निकल के आपको डेवलपमेंट जिनका हुआ, जो आपका टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज बन के निकल के आई, उनमें जो आपका स्पीसीज होता है ना, उनमें जो आपका स्पीसीज होता है वो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होता है। क्या होता है, सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होता है। तो पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं इस चीज़ों को, फिर उसके बाद हम इसको वापस से बनाकर समझते हैं। देखिए, तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमने यहाँ पर ये सीखा कि जो आपका टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं वो आपकी कौन सी हैं, जो आपकी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं वो आपकी किंगडम है, ठीक है, फाइलम है,
डिवीज़न है, ठीक है, जो कि आप प्लांट के लिए यूज़ करते हो, क्लास हैं, ऑर्डर है, फैमिली है, ठीक है। उसके अलावा कौन सी है आपकी जीनस है, ठीक है, आपकी क्या है, जीनस है, ठीक है, स्पीसीज़ होती है। और वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर ये समझ में आई कि जो आपका स्पीसीज़ होता है ना, जो आपका स्पीसीज़ होता है वो क्या होता है, आपका लोवेस्ट कैटेगरी होता है। क्या होता है वो आपका लोवेस्ट कैटेगरी होता है, ठीक है। अब आइए पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए हम लोग बात करने वाले हैं आपका जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होता है उनके बारे में। तो हम किसकी बात करेंगे, टैक्सोनॉमिकल, ठीक है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे पास कितनी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती हैं, कितने टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का डेवलपमेंट हुआ है, तो हमारे पास 7, कितना, हमारे पास 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। हम बात करते हैं पहले एनिमल्स में और बात करते हैं हम प्लांट्स के अंदर क्या होता है। तो जो सबसे बड़ी जो आपकी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी होती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी होती है किंगडम। क्या होती है, वो आपकी होती है किंगडम, ठीक है। नाम से लग रहा है यार किंग वगैरह कुछ है, तो किंगडम सबसे ही बड़ा होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका उससे छोटा क्या होता है, उससे छोटा आपका होता है एनिमल्स के केस में, उससे छोटा क्या होता है, उससे छोटा आपका होता है फाइलम। क्या होता है, फाइलम होता है। अब थोड़ा आप एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो फाइलम होता है उसको आप किसके लिए यूज़ करते हो, उसको आप यूज़ करते हो एनिमल्स के लिए। किसके लिए यूज़ करते हो आप, इसको आप यूज़ करते हो एनिमल के लिए। और एनसीईआरटी ने इस चीज़ को क्लियरली मेंशन भी किया है कि अगर आपका एनिमल है तो आप यूज़ करोगे किसका, आप यूज़ करोगे फाइलम का। बट अगर आपको कोई प्लांट है तो आप जो किंगडम के बाद यूज़ करोगे वो कौन आपका होगा, वो आपका होगा कौन, वो आपका होगा डिवीज़न। क्या होगा, आपका होगा डिवीज़न। और आप एक बात को ध्यान रखिएगा कि डिवीज़न और फाइलम एक ही नंबर के होते हैं, समझ रहे हो, ये आपका एक ही पोजीशन पर होते हैं, बस वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नाम होते हैं। अगर आपका प्लांट है तो आप डिवीज़न यूज़ करोगे, अगर आपका एनिमल है तो आप यूज़ करोगे फाइलम। तो ये आपका कहाँ पे यूज़ होता है, ये आपका यूज़ होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट बात आपकी आती है कि चाहे आपका वो डिवीज़न हो या फिर आपका जो फाइलम हो, इन दोनों के नीचे क्या होता है, तो इन दोनों के ही नीचे क्या होता है, इन दोनों के नीचे आपका होता है क्लास। क्या होता है, क्लास होता है, ठीक है। अब क्लास के नीचे क्या होता है, तो क्लास के नीचे आपका होता है, क्या होता है, ऑर्डर होता है। क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो इसको हम यहाँ पर मार्क भी कर लेते हैं कि इसके नीचे क्या होता है, ऑर्डर होता है, समझ रहे हो। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके नीचे आपका क्या होता है, तो इसके नीचे आपका होता है फैमिली, समझ रहे हो। अरेंजमेंट देखते हैं ना किसके बाद क्या है, ठीक है, इसी में कन्फ्यूज़न होता है कौन सी कैटेगरी किसके बाद होती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, फैमिली के बाद आपका होता है जीनस। क्या होता है, आपका होता है जीनस, ठीक है। और जीनस के बाद क्या होता है, जीनस के बाद जो होता है आपका वो होता है स्पीसीज। क्या होता है, वो आपका होता है स्पीसीज होता है, ठीक है। तो आपका जो सबसे बेसिक होता है वो क्या होता है, वो सबसे बेसिक आपका होता है स्पीसीज। और जो आपका स्पीसीज होता है वो क्या होता है, लोवेस्ट यूनिट होता है। क्या होता है, लोवेस्ट यूनिट आपका होता है, समझ रहे हो। इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि जो आपका स्पीसीज होता है ना वो आपको क्या होता है, लोवेस्ट यूनिट होता है, एकदम बेसिक यूनिट होता है, समझ रहे हो। लोवेस्ट यूनिट आपका कौन होता है, स्पीसीज होता है। जो आपका किंगडम होता है वो सबसे हाईएस्ट यूनिट होता है, समझ रहे हो। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो आपका किंगडम होता है ना वो क्या होता है, आपका बिल्कुल ही हाईएस्ट यूनिट होता है। क्या होता है, आपका हाईएस्ट यूनिट होता है। इस चीज़ को हम यहाँ पर मार्क करके लिख लेते हैं, क्या होता है, आपका हाईएस्ट होता है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। आपको इसका ऑर्डर भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको क्या आता है और सबसे बाद में क्या आता है। तो इस चीज़ को हम वापस से रिकैप भी कर देते हैं कौन कौन से टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती हैं। तो हमने आपको बताया कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कितनी होती हैं, 7 होती हैं। सबसे बड़ा आपको होता है किंगडम, किंगडम के बाद आपका होता है फाइलम जिसको यूज़ करते हैं हम एनिमल्स के लिए, डिवीज़न आप यूज़ करते हो प्लांट्स के लिए। उसके बाद आपका होता है क्लास, ठीक है। उसके बाद आपका होता है ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद आपका होता है फैमिली, दिन आपका होता है जीनस और दिन आपका होता है स्पीसीज। तो वो आपका जो सबसे छोटा यूनिट होता है ये आपसे पूछ सकता है, तो आपका होता है कौन, स्पीसीज। और सबसे बड़ा यूनिट आपका किंगडम होता है। तो इस चीज़ों के बारे में एनसीईआरटी ने यहाँ पर मेंशन भी किया था। तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बनाकर क्लियर कर दी बिल्कुल से। और अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि एनसीईआरटी अगले पैराग्राफ में क्या बता रहा है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी एक क्वेश्चन पूछ रहा है, नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस, यानी आप कैसे प्लेस करोगे, हाउ टू प्लेस ऑर्गेनिजम्स इन वेरियस कैटेगरीज, यानी जो आपके ऑर्गेनिज्म हैं उनको आप डिफरेंट कैटेगरीज में कैसे अरेंज करोगे, या एनसीईआरटी सवाल पूछ रहा है। तो एनसीईआरटी इसका जवाब भी दे रहा है, उसको भी हम सुन लेते हैं। तो इसका आंसर है द बेसिक
रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सीधी सी बात है, आप किसी ऑर्गेनिज्म को किसी कैटेगरीज में तभी रख पाओगे जब आपको उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरी नॉलेज होगी। क्या होगी? पूरी नॉलेज होगी उस ऑर्गेनिज्म के बारे में, या फिर आपका जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल्स है, उसके बारे में आपको नॉलेज होगी, तभी आप उसको किसी कैटेगरी पर, किसी रैंक पर आप उसको क्या करोगे? स्थापित कर पाओगे, उसको अरेंज कर पाओगे। तो इस चीज़ को हम बिल्कुल ही अच्छे से यहाँ पर हाईलाइट भी कर लेते हैं इस बात को कि आपको क्या होना चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कैरेक्टर्स की, किसी इंडिविजुअल की या फिर किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की। नेक्स्ट चीज़ क्या बोल रहा है? दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत ही सिंपल सी लाइन यहाँ पर बोल रहा है, अगर आपको नॉलेज होगा ना चीज़ों का कि किस ऑर्गेनिज्म के पास कौन से फीचर हैं, हम उनको किसके साथ रख सकते हैं, उसके पास सिमिलैरिटी भी हम निकाल सकते हैं, और कौन से फीचर उस ऑर्गेनिज्म के पास नहीं है तो उसको हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करके उसकी डिसिमिलैरिटीज़ को भी मैच कर सकते हैं। बहुत ही सीधी सी बात मैंने बोली है, हमने एक ऑर्गेनिज्म का देखा, ठीक है, उसके पास कुछ कैरेक्टर है, हमने उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिला है, अगर उसके पास सेम कैरेक्टर मिल रहा है तो उसके पास क्या होगी? सिमिलैरिटी होगी। बट अगर वो कैरेक्टर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास नहीं है तो वो क्या होगा? डिसिमिलैरिटी होगा। और इन सब चीज़ों को पता करने का एक सिंपल सा चीज़ है कि आपको क्या होना चाहिए? रिक्वायरमेंट होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कैरेक्टर्स का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो ये चीज़ें हमने बिल्कुल ही अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर ली। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं जो आपका टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ होगा। तो हमने अभी बात किया था कि आपके पास 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ होंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्पीसीज़ के बारे में, फिर हम बात करेंगे आपका जीनस के बारे में, फिर हम बात करेंगे आपका जो फैमिली होता है, हम लोअर से हायर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिकल स्टडी कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज स्पीसीज। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ये बता रहा है कि जब टैक्सोनॉमी की स्टडी किया गया तो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होती हैं, उनको हम स्पीसीज़ बोलते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है यार, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होती हैं, तो उनको हम स्पीसीज़ कंसीडर करते हैं। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज़ फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मार्फोलॉजिकल डिफरेंस। अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज़ से बिलोंग करते हैं उनका जो मार्फोलॉजी होता है वो सिमिलर होता है। तो इस चीज़ को हम पहले लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एनसीईआरटी ने यहाँ पर क्लियर किया हुआ है कि जो आपके डिफरेंट स्पीसीज़ के मेंबर्स होते हैं उनका जो मार्फोलॉजी होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो इस चीज़ को हम हाईलाइट भी कर लेते हैं और इस चीज़ को हम लिख भी लेते हैं। तो थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने ये बताया है कि जो आपके वन स्पीसीज़ होते हैं वो दूसरे स्पीसीज़ से आपके जो होते हैं स्पीसीज़ डिफरेंट से बिलोंग करते हैं, उनको आप कैसे सेपरेट कर सकते हो? तो उनको आप उनके मार्फोलॉजिकल डिफरेंस से आप उनको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी लाइन थी कि वन स्पीसीज़ फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मार्फोलॉजिकल डिफरेंस। तो हम इस चीज़ को यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि जो आपके सेम स्पीसीज़ से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल्स होते हैं उनका मार्फोलॉजी सिमिलर होता है। तो इस चीज़ को लिखते हैं यहाँ पर कि जिन ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जो बिलोंग करते हैं सेम स्पीसीज़ से उनके पास क्या होता है? उनका मार्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ होता है। क्या होता है? मार्फोलॉजिकल। देखो मार्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। मार्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ होती हैं। क्या होती है? मार्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी होती है, ठीक है, यानी वो एक जैसे मार्फोलॉजी को शो करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट वर्ड आता है मार्फोलॉजी। देखो मार्फोलॉजी का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मार्फोलॉजी है ना, एक नया वर्ड होगा आप लोगों के लिए, अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं आता तो आप सीख लीजिए। देखिए मार्फोलॉजी का मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो कैसे दिखाई पड़ता है, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं मार्फोलॉजी। क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी वो बाहर से कैसे दिखाई देता है ना। जैसे आप लोग का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है ना उसे हम बोलते हैं मार्फोलॉजी। आप लोग का नहीं, सभी जितने भी होते हैं सभी का। जैसे मान लो आपके पास एक क्या है, एक आपके पास कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, मान लो स्नैक है, क्या है, मान लो एक स्नैक है, तो स्नैक बाहर से हमको कैसे दिखाई देता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम उसके बोलते हैं मार्फोलॉजी, ठीक है। और ऐसा ही इसका एक उल्टा वर्ड होता है, उसे बोलते हैं एनाटॉमी, ठीक है। अगर आपको एनाटॉमी का मतलब पता है तो आप बता सकते हो कमेंट में,
और इसके बारे में हम लोग बात भी करेंगे, हमारा चैप्टर भी है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो उसके बारे में बताएंगे अभी कि एनाटॉमी क्या होता है, बट अगर आपको एनाटॉमी का मतलब पता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी क्या बता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी क्या बता रहा है। लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका। देखो मैंजीफेरा इंडिका क्या होता है, हमने इसके बारे में बात किया था पिछले वीडियो में कि जो आपका मैंगो होता है ना, उसको जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका। अब आप लोग से एक सवाल है कि जो मैंजीफेरा इंडिका है, इसमें जो मैंजीफेरा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जो आपका इंडिका होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आप लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका, सोलानम ट्यूबरोसम जो कि पोटैटो का नाम होता है, एंड पैंथरा लियो, ठीक है। ऑल दीज थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। खैर यहीं पर एनसीईआरटी ने इसका आंसर बता दिया, तो आप लोग को तो वैसे भी पता था, कोई नहीं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्या बताया कि जैसे आपका मैंजीफेरा इंडिका में इंडिका हो गया, सोलानम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम हो गया, ठीक है, पैंथरा लियो में लियो हो गया, तो जिसका लास्ट वाला वर्ड होता है ना वो किसको रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में बताया, तो वो आपका स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, वो आपका स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। वाइल द फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा हो आपका, ठीक है, या फिर आपका सोलानम होता है या फिर आपका पैंथरा हो, ये जो आपके पहले वर्ड होते हैं किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपके जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके जीनस को या फिर जेनेरा को रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपके पहले वर्ड होते हैं और जो आपके बाद वाले वर्ड होते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, उसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। वो ये कि जैसे आपका चीज़ें थोड़ा याद रहे कि आपका जो नाम होता है बायोलॉजिकल नेम किसका क्या होता है, तो आपका सोलानम ट्यूबरोसम किसका होता है, सोलानम ट्यूबरोसम जो आपका नाम होता है किसका होता है, सोलानम ट्यूबरोसम नाम होता है पोटैटो का, ठीक है। पैंथरा लियो किसका होता है, पैंथरा लियो आपका होता है लायन का, और मैंजीफेरा इंडिका तो हमें पता ही है मैंगो का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात क्या बताई हुई है एनसीईआरटी ने, नेक्स्ट बात आपको बता रही ईच जीनस में है मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। यहाँ पर आपको बता रहे हैं जैसे आपका वो एक जीनस है तो उस एक जीनस के पास एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इस बात को हम समझते हैं, देखिए जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास एक जीनस है, क्या हमारे पास एक जीनस है तो उस जीनस के पास मतलब डिफरेंट यानी कई उसके पास स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं उसके पास ये स्पेसिफिक एपिथेट 1 है, ठीक है, ये स्पेसिफिक एपिथेट 1 है, ये आपका स्पेसिफिक एपिथेट 2 है, ठीक है, ये आपका स्पेसिफिक एपिथेट 3 है। तो ये जो आपके स्पेसिफिक एपिथेट होते हैं ना ये आपके अलग अलग हो सकते हैं सेम जीनस के लिए, और वो आपके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टाइप के स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको करते हैं, डिफरेंट टाइप के स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर लिख लेते हैं कि वो आपके किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपके डिफरेंट स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको करते हैं, डिफरेंट स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको करते हैं, डिफरेंट स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं यानी शो करते हैं। अगर उनका जीनस सेम है बट उनका स्पेसिफिक एपिथेट अगर अलग है तो वो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मैं बहुत ही स्लो बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए आपको लग सकता है कि यार बहुत ही स्लो पढ़ा रहे हो, तो आप लोग प्लेबैक स्पीड तेज़ भी कर सकते हो। जिन लोगों को ये चीज़ें आती हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रिवाइज हो जाएगा, बट जो लोग 10th से 11th में आए हैं तो उन्हें बहुत ही बेसिक से समझने की ज़रूरत है ताकि उनको बहुत ही क्लियरिटी आ जाए हर चीज़ में। नेक्स्ट देखिए एनसीईआरटी क्या बता रहा है, तो नेक्स्ट आपका क्या बता रहा है कि बट हैविंग मार्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़, फॉर एग्जांपल आपका दिया हुआ जैसे पैंथरा हो गया, हैज़ एनदर स्पेसिफिक एपिथेट टिग्रिस एंड सोलानम इंक्लूडिंग स्पीसीज लाइक निग्रम एंड मेलॉन्जिना। देखो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बात बता रहा है बट लाइन बहुत सिंपल है, यानी आपका एक जीनस है उसके पास डिफरेंट स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं। अगर उसका डिफरेंट स्पेसिफिक एपिथेट होंगे तो डिफरेंट स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। बट ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जीनस सेम है बट उनका स्पेसिफिक एपिथेट डिफरेंट है उनमें क्या होगा, उनमें मार्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी होती है। इस चीज़ को एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे आपका जो पैंथरा है तो पैंथरा का हमने एक पढ़ा था पैंथरा लियो। पैंथरा लियो कौन होता है, आपका लायन होता है, बट पैंथरा जीनस के पास एक स्पेसिफिक एपिथेट और है वो है
टिग्रिस। तो टिग्रिस जो है और जो आपका लियो है उनमें मार्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ होंगी। और अगली बात बताया है सोलानम। तो सोलानम ट्यूबरोसम का हमने एग्जांपल पढ़ा था। तो सोलानम जो आपका पास जीनस है उसके पास जो स्पेसिफिक एपिथेट था वो क्या था, ट्यूबरोसम था, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता था, पोटैटो का रिप्रेजेंट करता था। ठीक है। और सोलानम का जो है दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट है निग्रम और तीसरा है मेलॉन्जिना। तो सोलानम मेलॉन्जिना, सोलानम निग्रम और सोलानम जो ट्यूबरोसम होते हैं इनका जो स्पेसिफिक एपिथेट अलग हो गया, बट इनमें मार्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ होंगी। इसको आइए हम लिख कर भी समझ लेते हैं, वो कन्फ्यूजिंग हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, देखिए हमें यहाँ क्या ध्यान रखना है, जैसे हमारे पास एक जीनस है तो उस जीनस के पास क्या हो सकता है, डिफरेंट स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। स्पेसिफिक एपिथेट उसके पास अलग अलग हो सकते हैं, जाहिर सी बात है। बट उनके जो स्पेसिफिक एपिथेट्स होंगे ना, जो उनके क्या होंगे, स्पेसिफिक एपिथेट्स होंगे ना, जैसे आपका ये हो गया। ठीक है, तो देखिए जो आपका एक ही जीनस का डिफरेंट स्पेसिफिक एपिथेट होगा ना, जैसे आपका स्पेसिफिक एपिथेट 1 हो गया, आपका 2 हो गया, आपका 3 हो गया, इनका क्या होगा ना, इनका मार्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ होगा। क्या होगा, मार्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ होगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या होगा, इनका मार्फोलॉजी सिमिलर होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी बात थी, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके बताया हुआ था, तो आपको थोड़ा टफ लग रहा था, तो इनका मार्फोलॉजी था वो क्या होगा, सिमिलर होगा। क्या होगा, मार्फोलॉजी इनका सिमिलर होगा। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। अब नेक्स्ट एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल दिए हुए थे, ठीक है, उसके बात कर लेते हैं। तो पहला एग्जांपल आपका किसका दिया हुआ था, पैंथेरा का। देखो जीनस क्या है आपका, पैंथेरा है। ठीक है, जीनस क्या है आपका, पैंथेरा है। तो पैंथेरा जो जीनस है ना, इसके दो क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट हैं। तो पहला इसका स्पेसिफिक एपिथेट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला इसका जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो क्या है, इसका जो पहला स्पेसिफिक एपिथेट होगा वो क्या होगा, इसका होगा लियो। क्या होगा, लियो होगा। और जो इसका सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट है वो क्या है, पैंथेरा टिग्रिस। क्या होगा, पैंथेरा टिग्रिस होगा। ठीक है, अभी एक हमें और एनसीईआरटी मिलेगा, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो कमेंट में, ऑल्दो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सेकंड आपका जो दिया हुआ है जीनस वो कौन सा है, वो आपका है, वो आपका जीनस है क्या, वो आपका है सोलानम। क्या है, सोलानम है। तो सोलानम के एनसीईआरटी में 3 स्पेसिफिक एपिथेट बताए हुए हैं। पहला स्पेसिफिक एपिथेट क्या है, पहला स्पेसिफिक एपिथेट इसका होता है सोलानम ट्यूबरोसम। क्या होता है, सोलानम ट्यूबरोसम होता है, समझ रहे हो। पहला होता है इसका सोलानम ट्यूबरोसम। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पहला होता है सोलानम ट्यूबरोसम। ठीक है, सेकंड जीनस कौन सा दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो सेकंड जीनस जो दिया हुआ है वो सोलानम निग्रम। क्या है, सोलानम निग्रम दिया हुआ है। और थर्ड जो स्पेसिफिक एपिथेट दिया हुआ है जीनस सोलानम का वो क्या है, वो आपका होता है सोलानम मेलॉन्जिना। क्या होता है, सोलानम मेलॉन्जिना। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, जो एनसीईआरटी ने यहाँ पर आपको बताया हुआ था वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी बिल्कुल से। ठीक है, अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो, ऑल्दो मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर कर दी। अब नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी क्या बता रहा है। होमो सेपियंस यानी आपका ह्यूमन के बारे में बताना चाह रहा है कुछ एनसीईआरटी। देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं बिलोंग टू द स्पेसिफिक सेपियंस। ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है, सेपियंस होता है, विच इज़ ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। ठीक है, स्पेसिफिक नेम दस फॉर ह्यूमंस इज रिटन एज होमो सेपियंस, यानी आपका होमो सेपियंस जो होता है ह्यूमंस का नाम होता है। तो उसके बारे में क्या बता रहा है उसको भी हमने पढ़ लिया। आइए उसको हम खुद से भी लिख लेते हैं। देखिए ह्यूमन का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो क्या होता है उसको हम लिख लेते हैं। तो ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम होता है क्या, होमो सेपियन। क्या होता है, होमो सेपियंस। ठीक है, क्या होता है, होमो सेपियंस होता है। और जो होमो वर्ड होता है ना, होमो वर्ड जो होता है आपका वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो आपका रिप्रेजेंट करता है जीनस को। ठीक है, ये चीज़ें एनसीईआरटी में बताई हुई है। और जो आपका ये सेपियंस होता है ना, किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट को, या फिर आप बोल सकते हो स्पेसीज़ को। ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है, या फिर आपका ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका स्पेसीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ही अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी जो हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है वो है जीनस। क्या है, वो हमारा जीनस होता है। और जो हमने अभी 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पढ़ी थी उसमें जो जीनस था वो हमारा सेकंड लास्ट था। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा हम ध्यान रखेंगे कि सबसे लोवेस्ट आपका स्पीसीज था और स्पीसीज से ऊपर आपका क्या था, जीनस था। तो देखते हैं एनसीईआरटी जीनस के बारे में क्या बता रहा है। थोड़ा सा इस चीज़ को हम सेट कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली चीज़ें और अच्छी से विजिबल रहें। ठीक है, कोई भी तरीके का कन्फ्यूज़न ना हो हमें। देखिए क्या बोल रहा है एनसीईआरटी,
जीनस comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species। तो यहाँ पर NCERT आपका ये बता रहा है कि जो जीनस होता है उसमें एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज़ होते हैं, यानी आपके जो स्पीसीज़ आपस में रिलेटेड होते हैं उनका जो ग्रुप होता है वो किस में होता है, वो आपका जीनस में होता है। विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, उनमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कॉमन ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू स्पीसीज़ ऑफ अदर जेनेरा। सिंपल सी बात है यार, एक आपके पास जीनस है उसमें जो स्पीसीज़ होंगे ना उनमें जो सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे वो ज़्यादा होंगे कंपेयर टू आपका सेकंड जीनस है उसमें जो स्पीसीज़ होंगी। बिल्कुल सीधी सी बात थी। नेक्स्ट NCERT क्या बोल रहा है, वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़। इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस चीज़ को हम हाईलाइट भी कर ले रहे हैं कि जो आपका जीनस होता है, जीनस के अंदर क्या होते हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ होते हैं। क्या होते हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ होते हैं। और उसी का ये क्या होता है, संगठन होता है। एग्रीगेट मतलब ठीक है एक समूह ही होता है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर हो गई। नेक्स्ट NCERT एग्जाम्पल दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल टू डिफरेंट स्पीसीज़। ये आपका जो पोटैटो होता है, जो आपका ब्रिंजल होता है, ये दो डिफरेंट स्पीसीज़ होता है, ठीक है। बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलानम। देखो ब्रिंजल जो होता है आपका और जो पोटैटो होता है, इन दोनों का जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है ना वो अलग अलग होता है, बट इनका जो जीनस होता है वो सेम होता है। हमने एग्जांपल से भी समझा था अभी कि सोलानम जो होता है, ठीक है, वो जीनस होता है और सोलानम ट्यूबरोसम होता है, सोलानम निग्रम होता है, सोलानम मिलोंजिना होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स अभी हमने पढ़े थे, तो ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से क्लियर होती है। नेक्स्ट NCERT क्या बता रहा है, लायन जिसका नाम होता है पैंथरा लियो। जाहिर सी बात है हमने भी पढ़ा था इसके बारे में कि जो पैंथरा लियो होता है वो लायन का नाम होता है। लेपर्ड जिसका नाम होता है पैंथरा पार्डस। और पैंथरा टिग्रिस जो आपका होता है, हमने अभी इस चीज़ के बारे में डिस्कस भी किया था कि आपको एक बताना था, बट कोई नहीं, NCERT ने खुद ही मेंशन कर दिया, आपने पढ़ा था तो आपको पता ही होगा, जाहिर सी बात है। विथ सेवरल कॉमन फीचर्स आर द स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथरा, ठीक है। दिस जीनस कम डिफर फ्रॉम दी एनदर जीनस दैट इज़ फेलिस विच इंक्लूडेड कैट्स। आइए समझते हैं क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर ये लोग। यहाँ पर पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो यह कि जो जीनस होता है उसमें आपके क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ होते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगली बात यहाँ पर आपको ये बताया था कि जो आपका जीनस होता है, जो आपका जीनस होता है उसमें जो आपके स्पीसीज़ होते हैं, उसमें जो आपके स्पीसीज़ होते हैं उनमें जो कैरेक्टर्स होते हैं कॉमन वो ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू जो आपके डिफरेंट जीनस के स्पीसीज़ होते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा स्लो लग रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड बढ़ा लो, ठीक है, बट मैं बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ। अगली बात यह है कि जो आपका पोटैटो होता है और जो ब्रिंजल होता है वो आपका सेम स्पीसीज से नहीं बिलोंग करता है, वो डिफरेंट स्पेसिफिक एपिथेट से बिलोंग करता है, बट उनका जो जीनस होता है ना वो सेम होता है। और अगली बात आपका दिया हुआ है इसका सोलानम, अगली बात आपका दिया हुआ है पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस और पैंथरा पार्डस का, ठीक है, जिनका जो जीनस होता है वो क्या होता है, पैंथरा होता है। और अगला एग्जांपल दिया हुआ है कि जो आपकी कैट होती है, जो आपकी बिल्ली होती है, उसका जो जीनस होता है वो क्या होता है, फेलिस होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो आपकी कैट होती है, ठीक है, उसका जीनस क्या होता है। तो कैट का जीनस क्या होता है इस चीज़ को हम यहाँ पर समझते हैं। तो कैट का जीनस होता है क्या, इसका जीनस आपका होता है बहुत ही सिंपल सा फैलिस। क्या होता है, फैलिस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं NCERT क्या बता रहा है। नेक्स्ट NCERT आपका थर्ड टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी के बारे में बता रहा है, जो कि आपको क्या हो गया होता है, जो कि आपका फैमिली होता है। नेक्स्ट कैटेगरी जो आपका होता है फैमिली होता है, हैज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, यानी आपके जो रिलेटेड जेनेरा होते हैं उनका फैमिली एक ही होता है, ठीक है। यानी आपके डिफरेंट जेनेरा है तो उनमें जो सिमिलर कैरेक्टर्स रिजेंबल करते हैं ऐसे जेनेरा का एक ग्रुप बन जाता है, उन्हें बोलते हैं फैमिली। विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ एज़ कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज़। ये बात थोड़ी में ध्यान रखनी होगी कि जैसे जो ऑर्गेनिजम्स का बहुत ज़्यादा फीचर सिमिलर होता है, ठीक है, वो आपके सिमिलैरिटी कहाँ शो करते हैं, स्पीसीज़ लेवल पर शो करते हैं। जिनके सिमिलर कैरेक्टर्स उनसे कम होते हैं वो कहाँ रिजेंबल करते हैं, वो आपका जीनस लेवल पर रिजेंबल करते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म इनके कंपेयर में कम कैरेक्टर को रिजेंबल करते हैं वो आपका फैमिली लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं। देखो थोड़ी बातें कन्फ्यूजिंग लग रही होंगी, बट इसको हम एक डायग्राम से भी समझ लेते हैं। देखिए जैसे हमने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म आपका ये है, एक ऑर्गेनिज्म का ये है, एक ऑर्गेनिज्म आपका ये है, एक ऑर्गेनिज्म आपका ये है। तो इन ऑर्गेनिज्म में अगर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है ना, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है तो ये आपके स्पीसीज़ लेवल पर मिल रहे होंगे। कहाँ पर मिल रहे होंगे, आपका स्पीसीज़ लेवल पर मिल रहे होंगे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। फिर अगली बात ये है कि जैसे मान लो आपका, जैसे आपका मान लो
ये आपका कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ये आपका कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, बट इसका जो कैरेक्टर्स है ना वो इन दोनों के कंपेयर में थोड़ा इससे कम मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जो होंगे आपके किस लेवल पर मिलेंगे, ये दोनों आपके जीनस लेवल पर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, ये दोनों आपके जीनस लेवल पर रिजेंबल कर रहे होंगे। अब एक ऑर्गेनिज्म और है, मान लो आपका एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन सा है, वो आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो आपका मान लो ये है, ठीक है, वो आपका मान लो ये ऑर्गेनिज्म है। अब देखो इस ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर्स है ना, वो आपका जो कैरेक्टर होगा ना इस ऑर्गेनिज्म का, वो आपका इस ऑर्गेनिज्म से, वो आपका किससे, इस ऑर्गेनिज्म से थोड़ा कम मैच कर रहा है कंपेयर टू इसके, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो ये ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होगा, इन ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होगा, वो इन ऑर्गेनिज्म के साथ किस लेवल पर मैच करेंगे, तो वो आपका फैमिली लेवल पर मैच करेंगे। सिंपल सी बात है यार, जिन ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मिलता है वो आपके किस लेवल पर मिलेंगे, वो आपका स्पीसीज लेवल पर मिलेंगे। उनके कंपेयर में जिनका कैरेक्टर कम मिलेगा वो आपका जीनस लेवल पर मिलेंगे, और उनसे कैरेक्टर्स अगर कम हो जाएंगे मिलने तो वो आपका फैमिली लेवल पर मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ही अच्छे से यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। और एक बात आप और समझिए, जैसे स्पीसीज लेवल पर जो है कैरेक्टर सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। स्पीसीज लेवल पर जो होता है सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स मिलते हैं ऑर्गेनिज्म के। मोस्ट कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के बीच में। मोस्ट कॉमन दिख कह नहीं रहा भाई, ये मोस्ट, ये दिखना चाहिए, कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर आपका किस लेवल पर होते हैं, तो आपका स्पीसीज लेवल पर ही होते हैं एमंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। किसके बीच में, ऑर्गेनिज्म के बीच में, एमंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने बिल्कुल ही एग्जांपल से आपको क्लियर किया। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप एग्जांपल वापस से देख लेना, बट अगर आपको फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट एनसीईआरटी बोल रहा है फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको बता रहा है कि जैसे कोई प्लांट की स्पीसीज़ है तो प्लांट की स्पीसीज़ में वही आपके सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे जिनका वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम हाईलाइट भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहें, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम अच्छे से हाईलाइट करेंगे कि जो आपके ऑर्गेनिजम्स होंगे सेम फैमिली से वही बिलोंग करेंगे जिनका वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स सेम होगा, ठीक है। अगली चीज़ एनसीईआरटी क्या बता रहा है, एमंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनरा, सोलानम आपका है, ठीक है, पेतूनिया आपका है, और धतूरा, ये आपके 3 क्या है डिफरेंट जेनेरा होते हैं। प्लेस इन द फैमिली सोलानेसी। तो ये चीज़ थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि फैमिली जो है इनका क्या है, सोलानेसी होता है, और जो इनका जीनस कौन कौन सा है, सोलानम होता है, पेतूनिया होता है, और आपका धतूरा होता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें याद रहें, ठीक है। तो हम कलर चूज़ कर लेते हैं। तो आपका जो सोलानम जीनस होता है, पेतूनिया जीनस होता है, और आपका जो धतूरा जीनस होता है, इनका फैमिली क्या होता है, तो इनका जो फैमिली होता है वो क्या होता है, सोलानेसी होता है। अगली बात एनसीईआरटी क्या बता रहा है, एमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल जीनस पैंथरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लेपर्ड, हमने इसके बाद भी किया था कुछ देर पहले। स्पुट अलॉन्ग विथ जीनस फैलिस। फैलिस के अंदर क्या होता है, कैट होता है, हमने इसके बारे में बात किया था कि जो आपका कैट होता है वो किस जीनस से बिलोंग करता है, तो आपका फैलिस जीनस से बिलोंग करता है। इन द फैमिली फैलिडी, यानी आपका जो पैंथरा जीनस वाले मेंबर्स होते हैं, जो आपका फैलिस होता है, ठीक है, ये दोनों आपके फैमिली फैलिडी से बिलोंग करते हैं। तो इस चीज़ को भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें ये चीज़ें भी अच्छे से याद रहे, ठीक है। तो हम कलर भी चूज़ कर ले रहे हैं कि जो आपका जीनस पैंथरा होता है, ठीक है, और आपका जो जीनस फैलिस होता है वो किस फैमिली का मेंबर होता है, तो वो आपका फैमिली होता है उसका फैलिडी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या आ रहा है, सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ कैट एंड ए डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज़ एंड सम डिफरेंट एज वेल। जाहिर सी बात है यार, हर चीज़ जो बोल रहा है यहाँ पे एनसीईआरटी, आपने कभी न कभी इसके बारे में सोचा होगा कि अगर आपके पास एक कुत्ता है और एक आपके पास बिल्ली है तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स तो मिलते होंगे, बट उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ एनसीईआरटी यहाँ पर बोल रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिली, फैलिडी एंड कैनिडी रिस्पेक्टिवली। अब आपने ये बताइए कि फैलिडी किसका
आपका फैमिली होता है और कैनिडी किसका फैमिली होता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सभी बता सकते हैं कि जो आपका फैलिडी होता है वो आपका कैट का जीनस होता है, जबकि जो आपका कैनिडी होता है वो आपका डॉग का जीनस, डॉग का फैमिली होता है। देखो फैलिस जो होता है वो आपका जीनस होता है, बट आपका जो फैलिडी होता है वो आपका फैमिली होता है, ठीक है। और जो कैनिस होता है वो आपका जीनस होता है डॉग का, बट जो कैनिडी होता है वो क्या होता है, आपका फैमिली होता है, ठीक है, डॉग का। सो फ्रेंड्स, आइए एक बात हम लिख लेते हैं जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया था कि जो भी आपके फैमिली का मेन फीचर होना चाहिए वो क्या होता है। तो फैमिली में जो आपके जीनस होते हैं ना, जो भी आपके स्पीसीज होते हैं, उनमें उनका वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए। कौन सी सिमिलैरिटी होनी चाहिए? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो अगली बात यह है कि एनसीईआरटी में एक आपका फैमिली दिया हुआ है, ठीक है, उसमें आपके कुछ जीनस दिए हुए हैं। तो जीनस कौन सा है आपका, देखते हैं, सोलानम, ठीक है, और सेकंड आपका है पेतूनिया, ठीक है, और थर्ड आपका है धतूरा। क्या है? थर्ड आपका है धतूरा। तो ये आपके क्या है, 3 डिफरेंट आपके जीनस हैं, और इनका जो फैमिली है वो क्या है, तो वो एनसीईआरटी ने बताया हुआ है कि इन तीनों का जो फैमिली है वो एक ही है, ठीक है। इसको मार्क भी कर लेते हैं कि इन तीनों का जो फैमिली है वो क्या है। तो इन तीनों का जो फैमिली है वो आपका होता है सोलानेसी। क्या होता है? सोलानेसी होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। तो सोलानेसी इसका क्या होता है? फैमिली होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी में कौन सा पॉइंट दिया है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि जो आपका जीनस पैंथेरा होता है, जो आपका जीनस पैंथेरा होता है जिसके अंदर आपके लायन वगैरह होते हैं, और जो आपका पैंथेरा फैलिस होता है जिसमें आपका कैट होता है, उसका जो फैमिली होता है वो हमें थोड़ा याद रखना है कि इन दोनों का जो फैमिली होता है वो एक ही होता है, और उस फैमिली का नाम क्या होता है? तो उस फैमिली का नाम होता है फैलिडी। क्या होता है? फैलिडी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एनसीईआरटी का। आप हमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो आपका कैट होता है, कैट का फैमिली क्या होता है? तो कैट का फैमिली होता है आपका फैलिडी। क्या होता है? फैलिडी होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो आपका डॉग होता है, कौन होता है? जो आपका डॉग होता है उसका फैमिली क्या होता है? तो जो आपका डॉग होता है उसका फैमिली होता है कैनिडी। क्या होता है? कैनिडी इसका फैमिली होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट एनसीईआरटी ने अपना एक अलग कैटेगरी बताया हुआ है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, जो कि क्या है? जो कि आपका ऑर्डर होता है। ऑर्डर आपका 4th टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी होता है। तो देखते हैं एनसीईआरटी इसके बारे में क्या बताया हुआ है। यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। हमने बात किया था कि जो आपके स्पीसीज़ होते हैं उनमें वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? कैरेक्टर रिजेंबल करते हैं। और जीनस में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं बट उनके जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं वो स्पीसीज से कम होते हैं, और फैमिली के अंदर उनसे भी कम होते हैं बट उनमें सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है एनसीईआरटी? जनरली order and other higher taxonomical categories are identified based on aggregate of character। यानी जब आप जीनस के बाद पढ़ोगे, आप फैमिली के बाद जब आप ऑर्डर की तरफ जाओगे या फिर आप अदर हायर कैटेगरीज की तरफ पढ़ोगे तो उनमें जो कॉमन कैरेक्टर होते हैं ना वो थोड़े घटते जाते हैं, ठीक है। उनमें आपके कुछ ही कैरेक्टर बचते हैं जिनको कि हम एज ए बोल सकते हैं कि यार कैरेक्टर सिमिलर हो रहे हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी बोल रहा है ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी इज द एसेंबलेंस ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि जब आप हायर लेवल पर जाओगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पर तो आपका जो कैरेक्टर्स होंगे ना जो रिजेंबल करते हैं वो आपके कम होते जाएंगे, फ्यू होते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एनसीईआरटी बोल रहा है द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन ए फैमिली। वही सारी चीज़ें बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोला विलेसी सोलानेसी आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉडीमोलियंस मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, ठीक है। एनिमल्स ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूडिंग फैलिडी एंड कैनिडी। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोल रहा है, इसको हम हाईलाइट भी कर ले रहे हैं कि जो आपका
प्लांट फैमिली होता है जिसका नाम होता है कॉलवेलावुलेसी और सोलानेसी। इनका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, इनका ऑर्डर होता है पॉलीमोनियल। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। और आपका एनिमल के अंदर भी आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है। एनिमल के अंदर आपका कौन सा एग्जांपल है कि जो आपका ऑर्डर कार्निवोरा होता है, जो आपका क्या होता है ऑर्डर कार्निवोरा होता है, इनके अंदर फैमिली कौन सी होती है, तो इनके अंदर जो फैमिली आपकी होती है वो होती है फेलिडी और कैनिडी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है जो हमारा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी वो है, वो आपका होता है क्लास। क्या होता है, वो आपका क्लास होता है। नेक्स्ट आपका टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो आइए देखते हैं इसके बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रहा है। दिस कैटेगरी इंक्लूडेड रिलेटेड ऑर्डर। अब जाहिर सी बात है जैसे जैसे कैटेगरीज ऊपर जाएंगे तो वैसे वैसे उनके नीचे वाली का एग्रीगेट ही तो बनता जाता है ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा comprising monkey, gibbon, gorilla, ठीक है, is placed in the class Mammalia along with the order Carnivora that included animals like tiger, cat, dogs। ठीक है, क्या बोल रहा है एनसीईआरटी यहाँ पर कि जो आपका ऑर्डर प्राइमेटा होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपके मंकी, गिबन, गोरिल्ला होते हैं, वो आपका मैमेलिया क्लास से बिलोंग करता है। और मैमेलिया क्लास के अंदर ही आपका एक सेकंड ऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं कार्निवोरा। और कार्निवोरा के अंदर आपके टाइगर वगैरह होते हैं, कैट वगैरह होते हैं। ठीक है, और उसके बाद एनसीईआरटी ये बोल रहा है कि जो आपका मैमेलिया क्लास होता है ना, उसके अंदर और भी ऑर्डर्स होते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें ईजिली चीज़ें अच्छे से याद रहें। तो आपका ऑर्डर कौन सा है, आपका ऑर्डर प्राइमेटा होता है और आपका ऑर्डर कार्निवोरा होता है। जबकि जो आपका क्लास होता है वो आपका क्या होता है, मैमेलिया आपका क्लास होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है जो आपका टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी होता है वो आपका होता है फाइलम। फाइलम हम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो फाइलम हम यूज़ करते हैं आपका एनिमल्स के लिए। प्लांट के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, प्लांट के लिए हम डिवीज़न का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, क्लासेस कंप्राइजेस एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद द मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरीज कॉल्ड फाइलम। देखो यहाँ पर वही चीज़ बताया, जैसे आपका जो क्लास है फिश हो गया, ठीक है, आपका जो फिश है ना ये सब आपके क्लास होते हैं। जैसे आपका फिश है, एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, तो ये आपका डिफरेंट क्लास होते हैं। तो ये जो आपके डिफरेंट क्लास होते हैं, ठीक है, ये आपको मिल्क क्या बनाते हैं, आपका मिल्क बनाते हैं फाइलम। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम यहाँ पर हाईलाइट भी कर लेते हैं कि जो आपका क्लास होता है वो कौन सा होता है, वो आपका होता है फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। ठीक है, उसके अलावा आपका मैमल्स। तो आपको जो नेक्स्ट हायर चीज़ बनती है वो आपकी क्या होती है, वो आपका होता है फाइलम। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल न्यूरल सिस्टम। देखो परेशान नहीं होना, अभी हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि नोटोकॉर्ड क्या होता है, ठीक है, हॉलो न्यूरल सिस्टम क्या होता है। देखो आप थोड़ा सा समझ लो कि जो आपका नोटोकॉर्ड होता है ना वो कॉर्डेटा के अंदर प्रेजेंट होता है बट नॉन कॉर्डेट्स के अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, बट आपको यहाँ पर जो बता रहा है ना थोड़ा परेशान हो सकते हो बट होना नहीं। हम लोग आगे जो चैप्टर्स करेंगे ना वहाँ इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा बात करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक है, तो वही चीज़ एनसीईआरटी ने यहाँ मेंशन किया है कि जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है और उनके पास क्या होता है, हॉलो न्यूरल सिस्टम होता है। क्या होता है, हॉलो न्यूरल सिस्टम होता है, उनका फाइलम क्या होता है, कॉर्डेटा होता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर हाईलाइट भी कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें थोड़ी याद रहे। तो आपने फीचर ध्यान रखना है, नोटोकॉर्ड होगा और आपका डॉर्सो हॉलो न्यूरल सिस्टम होता है। और जो आपका फाइलम होता है, फाइलम क्या होगा, फाइलम आपका होता है कॉर्डेटा। ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू ए हायर कैटेगरीज का डिवीजन। वही चीज़ बोला यार, अगर क्लासेस का कैरेक्टर सिमिलर होगा तो एक नया कैटेगरी बना देगा, उसे हम बोलते हैं डिवीजन। नेक्स्ट एनसीईआरटी जो बोल रहा है वो आपका होता है किंगडम। किंगडम आपका जो होता है हाईएस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी होता है। तो ऑल एनिमल्स बिलोंग टू वेरियस फाइलास आर असाइन टू दी हाईएस्ट कैटेगरी। बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान रखिएगा, जो आपका हाईएस्ट कैटेगरी होता है वो आपका किंगडम होता है। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम of animals. The kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprises all plants from the various divisions. Henceforth we will refer to these groups as animals and Plantae kingdom. देखो आपके किंगडम दो होते हैं, कितने किंगडम होते हैं, यहाँ पर आपको दो किंगडम के बारे में बताया हुआ है। ऑल्दो होते 5 हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसके बारे में पढ़ते भी हैं, बट आपको जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपको बता रहा है, ठीक है, छोटा सा है कि आपके दो किंगडम के बारे में बताया हुआ है। एक आपका होता है प्लांटी, एक होता है आपका एनिमेलिया। जो आपका किंगडम प्लांटी होता है उसके अंदर आपके रिलेटेड डिविजन्स होते हैं, और जो आपका किंगडम एनिमेलिया होता है उसके अंदर आपके रिलेटेड क्या होते हैं, फाइलम्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताई हुई है। नेक्स्ट
एनसीईआरटी में एक फिगर दिया हुआ है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी शोविंग हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में दिया हुआ है? आपका असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। देखिए सबसे नीचे क्या होता है? स्पीसीज होता है। स्पीसीज के बाद क्या होता है? आपका जीनस होता है। जीनस से बड़ा क्या होता है? फैमिली होता है। फैमिली से बड़ा क्या होता है? आपका ऑर्डर होता है। ऑर्डर से बड़ा क्या होता है? आपका क्लास होता है। क्लास से बड़ा क्या होता है? आपका फाइलम या फिर डिवीज़न होता है। और सबसे बड़ा आपका किंगडम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि जो आपका किंगडम होता है सबसे ऊपर होता है, और जो आपका स्पीसीज होता है वो सबसे नीचे होता है, और आपका असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। तो हमने सारी चीज़ों को बात कर लिया जो एनसीईआरटी में आपको दी हुई थी, और हमने सारी चीज़ को हाईलाइट करा दिया जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, और आप थोड़ा सा इसको भी हाईलाइट कर लो कि आपके वेरियस फाइलम से क्या बनता है। तो वेरियस फाइलम से आपका बनता है किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, और जब आपका किंगडम प्लांटी होता है ना, जो आपका किंगडम क्या होता है? प्लांटी होता है, उसमें क्या होता है? आपके डिस्टिंक्ट क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट वेरियस डिवीजन्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट फिनिश होता है। तो इसमें हमने आपका टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ के बारे में बात किया था। तो आपको वीडियो कैसे लगी आप बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियोज़ को लाइक करना। ठीक है, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, और चैनल को खूब शेयर करो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और जो भी आपके जूनियर्स हैं, जो लोग 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में, या फिर फर्दर स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके पास आप भेज सकते हो। ठीक है, तो आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और जो भी आपको बात करनी है आप बोल सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।